हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि लैंगिक जनन का क्या महत्व है, क्या इसकी सार्थकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, लैंगिक जनन का महत्व। लैंगिक जनन का महत्व, जनन का महत्व या सार्थकता भी लिख सकते हैं। सार्थकता हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का संकलन होता है, जिसे हम लोग निषेचन करते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है। और ये जायगोट विकसित होकर एक वंशज के रूप में, एक नए जीव के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते थे। अब देखिए हम लोग बात करें, ये जो युग्मक बन रहे हैं शुक्राणु और अंडाणु, इन युग्मक के बनने से पहले नर के अंदर और मादा के अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कहने का मतलब यह है कि इनके गुणसूत्रों का, इसके भी गुणसूत्र का हाफ हो जाता है और इसके भी गुणसूत्रों का हाफ होता है। इसी को अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। कहने का मतलब कि अगर हम एक मनुष्य की बात करें तो उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इसके 23 गुणसूत्र आएंगे और इसके भी 23 गुणसूत्र इसमें आएंगे। यानी शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र मादा के आएंगे। और जब ये एक दूसरे से यहाँ पे इनके बीच निषेचन होगा, निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनेगा, तो इसका आधा गुणसूत्र, इसका आधा गुणसूत्र मिलके और इसका पूरा हो जाएगा, इसका पूरा हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो गया कि गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या दोनों के गुणसूत्रों की संख्या यानी कि अपने पूर्वज के गुणसूत्रों की संख्या के ये बराबर हो जाएगा। इससे जो जीव उत्पन्न होगा वो अपने पूर्वज के गुणसूत्रों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, तो अगर ऐसा ना हो तो जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी और गुणसूत्रों की मतलब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन ना हो, इसका मतलब कि गुणसूत्रों की संख्या डबल हो जाएगी, 46 इसमें बढ़ जाएगी। ऐसे ही डबल होती जाएगी तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी और उसमें हम लोग जानते हैं कि डीएनए पाया जाता है और डीएनए की मात्रा भी दोगुनी होती जाएगी। और धीरे धीरे क्या होगा कि धरती से जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, केवल डीएनए ही बच जाएगा। समझे ना? तो इसीलिए गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है और हर एक जीवों में अलग अलग होती है, हर एक जीवों में अलग अलग होती है। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे कि किन किन जीवों में। अभी तक हमें पता चल गया कि मनुष्य में 46 होती है और बाकी कुछ जीवों में, कुछ पौधों में भी हम लोग अभी बात करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि युग्मकों यानी कि नर युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु की बात हो रही है। युग्मकों के बनने से पहले या बनने के पहले अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसमें या जिससे उनमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की संख्या जीवों के मूल शरीर में पाई जाने वाली संख्या की ठीक आधी होती है, ठीक आधी होती है। ठीक है, अच्छा, जब दोनों युग्मकों यानी कि नर और मादा दोनों युग्मकों के बीच संगलन होता है, यानी कि निषेचन की क्रिया होती है, तो पुनः गुणसूत्र
की संख्या मूल शरीर की संख्या, मूल शरीर की संख्या, मूल शरीर की संख्या के बराबर हो जाती है और इस प्रकार जीव अपने शरीर में गुणसूत्र की संख्या को स्थिर बनाए रखते हैं, स्थिर बनाए रखते हैं। अगर ऐसा ना हो तो प्रत्येक अगली पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पिछले पीढ़ी से दोगुनी होती जाएगी एवं धरती पर केवल डीएनए ही मिलेगा, जीवों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि जीव की हर जाति जो होती है अपने गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग और स्थिर रखती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि जीवों की हर जाति में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग तथा स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझे ना? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या की बात कर लेते हैं। अलग अलग कुछ जीवों में हम लोग देख लेते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें मानव में गुणसूत्रों की संख्या की, तो मानव में 46 होते हैं, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर नीलगाय की बात कर दे, नीलगाय आपने सुना होगा, ठीक है, गाय के समान ही होती है, भी इनमें भी 46 पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर खरगोश की, तो यूरोप में पाए जाने वाले जितने भी खरगोश है उसमें 44 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग गेहूं फसल में जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं में 42 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसी तरह से अगर चूहा की बात करें, चूहा में जो होते हैं, चूहा में गुणसूत्र 40 होते हैं। फिर उसी तरह से बिल्ली में बात करें तो बिल्ली में गुणसूत्र 38 होते हैं। ऐसे हम लोग सभी जीवों को देख सकते हैं, है ना जी, सब में अलग अलग। सुअर की बात करें तो सुअर में गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप जितना चाहें उतना आपको, है ना जी। अगर और भी कोई फसल की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए स्टार फिश की बात कर लेते हैं, तारा मछली में 36 गुणसूत्र पाया जाता है ना। और आप जैसे बात करते हैं मधुमक्खी में, तो मधुमक्खी में जो होंगे ना, मधुमक्खी में आपके 32 भी होते हैं और कई अलग अलग प्रजातियां उसमें 16 तक होते हैं, ठीक है, छोटी वाली जो मधुमक्खी होगी, ठीक है। चलिए और बहुत सारे इस तरह से आप देख सकते हैं। अब कितना देखें यार, बहुत परेशान हो जाओगे आप लिखते लिखते, ठीक है, काफी है। चलिए अगर हम लोग मक्का की बात कर लेते हैं, मक्का में 20 होते हैं,
मक्का में 20 होते हैं। मैंने तो कुछ के बारे में आपको क्लास 9th में बताया हुआ है। तरबूज में कितने होते हैं? तरबूज में आपके होते हैं 24, है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। हम लोग पीछे की वीडियो में ये देखे थे कि जो वंशज होते हैं उनके डीएनए में अपने पूर्वज के डीएनए से भिन्नता आ जाती है। ऐसी भिन्नता हम लोग जानते हैं क्यों आती है, क्योंकि देखिए जैसे अगर आप लैंगिक जनन में देखें तो देखिए नर का डीएनए और मादा का डीएनए दोनों का डीएनए तो एक साथ संलग्न होगा। इनका शुक्राणु और अंडाणु संलग्न हो रहा है, संगलन हो रहा है इनके बीच, एक दूसरे के साथ इनके बाद निषेचन की क्रिया हो रही है। तो इसका मतलब इसमें दोनों का डीएनए आ जाएगा। और जब तो इससे क्या होगा, एक नई भिन्नता के साथ एक और नया नया वंशज आएगा, क्योंकि उसके डीएनए में पहले वाले अपने पूर्वज के डीएनए से थोड़ी बहुत उसमें भिन्नता आ ही जाएगी। और यही लगातार जो भिन्नता होते रहती है, कई हजारों पीढ़ियां बीतने के बाद इससे क्या हो जाता है, एक नई स्पीशीज का, एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। एक नई प्रजाति उत्पन्न हो जाती है, नए जीव की उत्पत्ति। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जीवों में विभिन्नता का ये सबसे बड़ा कारण है। अब जीवों में विभिन्नता कैसे आई, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। ठीक है, समझ गए ना। हम लोग आगे जैव विकास में उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो ये जो डीएनए में धीरे धीरे परिवर्तन है, इसी परिवर्तन के कारण ये लगातार परिवर्तन होते रहा, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे परिवर्तन होते रहा थोड़ा बहुत, और जिसके कारण से एक नई प्रजाति उत्पन्न हो गई जीव की। और इसी तरह से हम लोग ऐसे इतने सारे जीवों को अपने आसपास देख पाते हैं। हम लोग आगे चल के ये भी देखेंगे अगले चैप्टर में कि ये सभी के सभी जीव एक ही प्रजाति के थे, एक ही जीव से इतनी भिन्नता आई है। ये सभी चीज हम लोग आगे जैव विकास में आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग लैंगिक जनन में ये चीज देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि लैंगिक जनन में दो जीव, यानी कहने का मतलब कि नर एवं मादा भाग लेते हैं। अतः इससे बनने वाले जीवों में दो विभिन्न जीवों, इनसे बनने वाले जीवों में दो विभिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए समाहित रहते हैं। इसके फलस्वरूप दो जीवों से प्राप्त डीएनए की विभिन्नताओं के संयोजन से नए संयोजन पैदा होते हैं। इससे धीरे धीरे जीवों की नई स्पीशीज या प्रजाति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो नई स्पीशीज, नई प्रजातियां बहुत सारी हैं। हम अपने आसपास देखिए, कई सारे ऐसे कीटों की प्रजाति आप देख रहे हो, जो कई सारे ऐसे कीट देख रहे होंगे जो पहले नहीं थे, अब वो आ गए। तो उनमें भी भिन्नता होती है, उनमें भी ये भिन्नता आते हैं, उनके भी डीएनए में भी लगातार परिवर्तन होने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि उनका कम उम्र होता है, 2 दिन 3 दिन के लिए उनका जीवन होता है। तो इसके कारण से उनकी कई पीढ़ियां बीत गई, और इसके कारण से आप छोटे थे
और अब उस जीव को उसी टाइप के दूसरा जीव देखते होंगे तो उनमें आपको वेरिएशन नजर आता होगा। उसी तरह से मनुष्यों में भी कई सारी पीढ़ियां बदलने के बाद हम लोग में बदलाव है। हमने पढ़ा हुआ है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में कि पहले इंसान बंदर जैसे थे, उनके पूंछ थे, वो झुक के चलते थे, फिर उनमें बदलाव आया, धीरे धीरे परिवर्तन होकर अभी आया। अभी हो सकता है कि हम लोग ज़्यादा अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग का आगे चल के दिमाग और ज़्यादा डेवलप होते जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें चेंज आते रहेगा। तो ये अचानक से नहीं होता, ये परिवर्तन कई पीढ़ियां बीतने के बाद होता है। लगातार ये परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये कई पीढ़ियां बीतने के बाद आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से हर एक जीवों में ऐसा होता है और उनसे नई नई प्रजातियां आती हैं, नई नई प्रजातियों का उत्पत्ति होते जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।